जय श्री कृष्ण स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग सेल बायोलॉजी का नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डील करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट पॉइंट इज न्यूक्लियस। देखो, जो सेलुलर ऑर्गेनल्स है उसमें हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स वो क्या है? न्यूक्लियस। ठीक है, तो हम लोग आज न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले याद रखोगे, जैसे कि कोई भी सपोज दैट दिस इज सेल, मान लो, ऐसा हम लोग मान लेते हैं कि यह क्या है? एक सेल है। ठीक है, तो देखो सेल के बारे में तुमको बताया गया था, किसी भी सेल का जो आउटर मोस्ट लेयर होगा, जो भी आउटर मोस्ट लेयर होगा वो कहलाता है तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलोगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अब देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जेली लाइक सब्सटेंस होता है, उसको तुम बताए साइटोप्लाज्म। ठीक साइटोप्लाज्म के सेंटर पे, ठीक साइटोप्लाज्म के सेंटर में, मतलब तुम कह सकते हो सेंटर ऑफ सेल में एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है। वो स्फेरिकल स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स क्या कहलाता है? न्यूक्लियस। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। याद क्या रखना है? न्यूक्लियस इज स्फेरिकल, स्फेरिकल स्ट्रक्चर। न्यूक्लियस इज स्फेरिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखो सेकेंड पॉइंट क्या याद रखना है? इट इज प्रेजेंट इन एवरी यूकैरियोटिक सेल, एवरी यूकैरियोटिक सेल, ये सभी यूकैरियोटिक सेल में पाया जाएगा। थर्ड पॉइंट जो आपको याद रखना है, देखो न्यूक्लियस इज नॉन एज ब्रेन ऑफ सेल। पहले याद रखना, न्यूक्लियस को क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ सेल। ब्रेन ऑफ सेल क्यों कहते हैं? वाई न्यूक्लियस इज नॉन एज ब्रेन ऑफ सेल। ठीक है, जिससे तुम देख सकते हो तुम्हारे पास ब्रेन है ना, तो तुम इस ब्रेन का क्या करते हो? मतलब करने का मतलब क्या है? तुम्हारे बॉडी में यह ब्रेन क्या करता है? तुम्हारे हर एक एक्टिविटी को रेगुलेट करेगा, कंट्रोल करेगा। तुम कुछ भी करते हो, कैसे कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्या ज़रूरी है करने का, कोई भी फंक्शन होता है। ठीक है, तो जितना भी फंक्शन हुआ, सभी फंक्शन कंट्रोल, कोऑर्डिनेट, रेगुलेट जितने भी होगा, दिस ऑल आर कंट्रोल्ड बाय न्यूक्लियस। ये सभी किसके द्वारा कंट्रोल होगा? न्यूक्लियस के द्वारा। सो न्यूक्लियस इज नॉन एज ब्रेन ऑफ सेल। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स याद रखना। अब देखो, अगर तुम न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर का बात करते हो, स्ट्रक्चर, ठीक है, देखो न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में होता क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखना, एक होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एक को क्या बोलोगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एंड अदर ऑर्गेन इज न्यूक्लियोप्लाज्म, अदर ऑर्गेन इज न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में एक चीज़ और याद रखना है कि न्यूक्लियोप्लाज्म इज आल्सो नॉन एज कैरियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म इज आल्सो नॉन एज कैरियोप्लाज्म। ठीक है, एक होता है तुम्हारा न्यूक्लियोलस। ठीक है, तो देयर आर 3 मेन कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियस इन देयर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसके स्ट्रक्चर में मेन स्ट्रक्चर इतना हुआ कि न्यूक्लियस में ये सारा चीज़ होता है। और एक और चीज़ याद रखना स्टूडेंट्स, वो होता है तुम्हारा क्रोमोसोम। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हुआ कंप्लीट स्ट्रक्चर। ये इतना एसोसिएटेड होता है, किसके साथ होता है? न्यूक्लियस के साथ। ठीक है, अब देखो फाउंडर ऑफ न्यूक्लियस का अगर बात करते हो, तो देखो न्यूक्लियस के बारे में सबसे पहले जो साइंटिस्ट बताने वाला था वो था तुम्हारा ल्यूवेन हॉक। ठीक है, एंटोनी वॉन ल्यूवेन हॉक। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस का फाउंडर था, मतलब यह न्यूक्लियस के बारे में सबसे पहले बताया था।
ठीक है। देखो न्यूक्लियस के बारे में और जान लो। न्यूक्लियस इज फाउंड इन बोथ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। न्यूक्लियस दोनों सेल में पाया जाएगा, प्लांट सेल में भी होगा और एनिमल सेल में भी होगा, ठीक है, ये याद रखना। अब देखो दोनों में थोड़ा सा अंतर ये है कि जो प्लांट सेल का न्यूक्लियस होगा, मान लो ये प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल का जो न्यूक्लियस होगा वो सेंटर पे नहीं हो करके थोड़ा साइड में होता है और ये थोड़ा छोटे शेप में होगा। लेकिन अगर तुम एनिमल सेल का बात करोगे तो एनिमल सेल का जो न्यूक्लियस होगा वो सेंटर पर होता है, ठीक है। बात आ रहा है सभी को समझ में, क्लियर? तो ये बात याद रखना है, ठीक। और दूसरा ये भी याद रखना है कि ये यूकैरियोटिक सेल में पाया जाएगा, प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है, क्लियर? ये बात याद रखोगे सभी। अब यहाँ पे देखो एक डायग्राम देखना है। मान लो ये सेल है, ये एनिमल सेल है या फिर कोई प्लांट सेल है, और ये जो सेंटरली लोकेटेड सेलुलर ऑर्गेनेल्स है, ये क्या है? न्यूक्लियस। अब देखो मान लो हम न्यूक्लियस को बाहर निकालते हैं तो न्यूक्लियस में तुमको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। थोड़ा तो बढ़िया नहीं बना लेकिन फिर भी याद रखना ये स्फेरिकल है, ठीक है। तो ये देखो एक्सटर्नल जो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये हुआ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर इन्वेलप। इसी को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। द आउटर मोस्ट कवरिंग लेयर ऑफ न्यूक्लियस इज नॉन एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसा मेम्ब्रेन होता है? तो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, ठीक है। ये बात याद रखना है, ये कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, क्लियर? दैट मीन्स इसमें कितने मेम्ब्रेन होते हैं? इसमें 2 मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक है, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। और इसका जो देखो एक्सटर्नल मेम्ब्रेन होगा, एक्सटर्नल मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस इज एसोसिएटेड विथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ से ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ा होगा और इट इज सराउंडेड बाय साइटोप्लाज्म। और यह चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है? साइटोप्लाज्म से, ठीक है। देखो ये जो 2 मेम्ब्रेन के बीच में गैप देख रही है तुमको, पोर जैसा नज़र आ रहा है, दिस इज नॉन एज न्यूक्लियर पोर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर पोर। और ठीक इसके अंदर जेली लाइक, ठीक साइटोप्लाज्म के तरह ही हाईली लिक्विड सब्सटेंस होता है, ठीक है, वो तुम्हारा कहलाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोप्लाज्म। एंड न्यूक्लियोप्लाज्म इज आल्सो नोन एज कैरियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म को और क्या बोलते हो? कैरियोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब देखो ठीक ये न्यूक्लियस के ठीक सेंटर में एक डॉट लाइट एकदम स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है और इस स्फेरिकल स्ट्रक्चर को तुम क्या बोलते हो? न्यूक्लियोलस। दिस स्फेरिकल स्ट्रक्चर इज नोन एज न्यूक्लियोलस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस बोलते हैं, क्लियर हो गया? देखो साइटोप्लाज्म, ये न्यूक्लियोप्लाज्म या कैरियोप्लाज्म के ठीक अंदर कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, इस तरह का थ्रेड लाइक धागे जैसा रचना, ठीक है। इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हो? क्रोमोसोम। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स क्या कहलाएगा? क्रोमोसोम कहलाता है, क्लियर? बात आ गई समझ में सभी को? तो ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में इन सभी बातों को तुमको याद रखना है, ठीक है। अब देखो एक एक करके सभी के बारे में जान लो। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो याद क्या रखना है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, ठीक है। इट इज आउटर लेयर, इट इज आउटर लेयर। ये कौन सा लेयर है? आउटर लेयर। एंड सेकेंड पॉइंट, कनेक्टेड
टू द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और यह किसके साथ कनेक्टेड होगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। ठीक है, देखो इसके दो मेम्ब्रेन के बीच, आउटर और एक्सटर्नल मेम्ब्रेन के बीच कुछ फ्लडी मटेरियल, लिक्विड फिल्ड मटेरियल पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे दिस इज कॉल्ड पेरीन्यूक्लियर, उसको क्या बोलते हैं, पेरीन्यूक्लियर। एक्सटर्नल मेम्ब्रेन, ये क्या है, एक्सटर्नल मेम्ब्रेन, एंड दिस वन इज इंटरनल मेम्ब्रेन। द लिक्विड और फ्लडी material which is found between external membrane and internal membrane is called perinucleus। इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, पेरीन्यूक्लियस बोलेंगे, पेरीन्यूक्लियर बोलेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। देखो अब तुमको जो नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है वो तुम्हारा क्या है, न्यूक्लियर पोर। अगर मेम्ब्रेन की बात करें न्यूक्लियर पोर, तो न्यूक्लियर पोर क्या है, गैप बिटवीन, गैप और होल इन मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन पे जो होल होता है उसी को क्या बोलोगे, न्यूक्लियर पोर कहते हैं। ठीक है, और इसका फंक्शन क्या है, न्यूक्लियर पोर देखो लिखे हैं यहाँ पे न्यूक्लियर पोर, इसका फंक्शन देखो क्या हो गया। ठीक है, इसका फंक्शन देखो क्या होता है, जो लार्ज मोलिक्यूल्स है, ठीक है, चाहे वो किसी भी तरह का केमिकल का एक्सचेंज हो या फिर गैसियस एक्सचेंज हो, किसी भी तरह का एक्सचेंज हो, तो लार्ज मोलिक्यूल्स को यह ट्रांसपोर्ट करता है साइटोप्लाज्म में। ठीक है, तो याद रखना है, हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लार्ज मोलिक्यूल बिटवीन, क्या है ये, बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, ये फंक्शन याद रखोगे। न्यूक्लियर पोर जो है, ये न्यूक्लियर पोर, इसका फंक्शन क्या हो गया, तो ये सब्सटेंस को, ठीक है, पास आउट करता है बिटवीन साइटोप्लाज्म, क्योंकि ये सराउंडेड है साइटोप्लाज्म से, तो उसके बीच ये क्या करता है, वो सभी सब्सटेंस को ये पास आउट करेगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियोलस। ठीक है, तो देखो न्यूक्लियोलस क्या होता है, इस चीज़ को याद रखना है। तो न्यूक्लियोलस भी देखो क्या है, ये थोड़ा डेंस होता है, मतलब दिस इज सॉलिड, ये क्या होगा, सॉलिड होगा और स्फेरिकल होगा, सॉलिड स्फेरिकल। लोकेशन याद रखना है, मतलब ये पाया कहाँ जाता है, at the center of nucleus, at the center of nucleus, ये कहाँ पाया जाएगा, तो at the center, लोकेशन कहाँ हो गया, फाउंड एट द लोकेशन क्या हो गया, फाउंड एट द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के आसपास पाया जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दो चीज़ याद रखना है। देखो ऐसे तो जान गए कि जितना भी यूकैरियोटिक सेल है सभी में न्यूक्लियस होता है, बट इन सम यूकैरियोटिक सेल न्यूक्लियोलस इज अब्सेंट, न्यूक्लियोलस इज अब्सेंट। कुछ यूकैरियोटिक सेल या फिर यूकैरियोट्स, मतलब यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कुछ ऐसा है जिसके बहुत सारे सेल में न्यूक्लियोलस अब्सेंट होता है। ठीक है, न्यूक्लियस क्या होगा, अब्सेंट होगा, तो वहाँ पे न्यूक्लियोलस भी क्या होगा, अब्सेंट होगा। ठीक है, जैसे कि ह्यूमन आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक, तो इसको याद रखना है। देखो इसका कुछ फंक्शंस भी होता है, न्यूक्लियोलस जो है बहुत सारे फंक्शंस को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने का भी वर्क करता है। ठीक, तो ये तुम्हारा न्यूक्लियोलस हो गया। अब देखो इसमें एक और बच गया तुम्हारा क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम के बारे में थोड़ा सा भी जान लो, इस पे अलग टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे क्रोमोसोम के बारे में। बस थोड़ा सा ये तुमको जानना है कि देखो क्रोमोसोम क्या है, ये डीएनए प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का बना हुआ एक थ्रेड होता है। मतलब ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि कहाँ पाया जाएगा, न्यूक्लियोप्लाज्म में। एंड याद रखना है
ये किसके फॉर्म में होता है या फिर किस चीज़ का बना हुआ होता है। तो देखो इसमें क्या होता है, डीएनए होता है और प्रोटीन होता है, इसी से बना हुआ क्या है, राइबोसोम। इतने चीज़ को यह कंटेन करता है, ठीक है। क्रोमोसोम इतने चीज़ को वो क्या करेगा, कंटेन करेगा। और इसका जो एक पार्ट होगा, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये पूरा क्रोमोसोम हुआ और इसका जो एक पार्ट होगा, ये सेंटर हो गया, तो एक पार्ट इधर है, एक पार्ट इधर है, ये पार्ट कहलाता है क्रोमैटिन। क्या बोलोगे इसको, क्रोमैटिन बोलोगे, ठीक है। तो क्रोमैटिन याद रखना है इस बात को। फिर इसको आगे जा कर के सीनियर क्लास में भी पढ़ते हैं कि फर्दर जो है क्रोमैटिन को भी जो है डिवाइड किया गया दो ग्रुप में, एक को हेट्रोक्रोमैटिन कहा गया और दूसरे को यू क्रोमैटिन कहा गया, ठीक है। इसमें हेट्रोक्रोमैटिन क्या होता है, हाईली कंडेंस होता है, ठीक है, और इनएक्टिव फॉर्म में होता है, ठीक है। और जो तुम्हारा ये जो है हेट्रोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन, तो जो तुम्हारा यूक्रोमैटिन है, ठीक है, ये लो डेंस होता है विथ रिस्पेक्ट टू हेट्रोक्रोमैटिन। उसके क्रोमैटिन से ये क्या होगा, थोड़ा कम डेंस होगा, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हो गया क्रोमोसोम का, ठीक। क्रोमोसोम बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है क्योंकि सारे जितने भी तुम्हारे कैरेक्टर्स वन पेरेंट्स टू अदर पेरेंट्स उसके ऑफस्प्रिंग में जाते हैं, नेक्स्ट वन जनरेशन टू अदर जनरेशन, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल किसका होता है, क्रोमोसोम का, क्योंकि इसी में क्या कंटेन होता है, जीन्स कंटेन होता है और जो जेनेटिक प्रॉपर्टी का कैरियर होता है, ठीक है। तो ये क्रोमोसोम होता है। अब देखो, तो न्यूक्लियस के बारे में बात आ गई होगी समझ में। तो इसका कुछ फंक्शंस है, इसका स्ट्रक्चर समझ गए। अब देखो इसका कुछ फंक्शन है, तो उस फंक्शंस को आपको जानना है कि न्यूक्लियस का आखिर फंक्शन क्या क्या होता है, फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। तो देखो यह तो पहले ही बता गया है कि न्यूक्लियस इज नॉन एज ब्रेन ऑफ सेल। न्यूक्लियस को तुम क्या कहते हो, ब्रेन ऑफ सेल कहते हो। समझ सकते हो कि हमारे बॉडी के अंदर जितने भी तरह का, ठीक है, चेंजेस ओकर्स होगा, वो सारा का सारा चेंजेस कंट्रोल और कोऑर्डिनेट किसके द्वारा होगा, न्यूक्लियस के द्वारा होगा। सेल के अंदर कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन होगा तो वो सारा बायोकेमिकल रिएक्शन कंट्रोल किसके द्वारा होगा स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस के द्वारा होगा, ठीक है। तो इसका कुछ फंक्शंस याद रखना है, ठीक। तो याद रखना है कि सबसे पहले देखो इसका फंक्शन क्या हुआ, इसमें क्या होता है बताएं, क्रोमोसोम मतलब क्रोमैटिन होता है, ठीक है। और क्रोमैटिन में क्या होता है, हेरिडिटरी मटेरियल होता है, हेरिडिटरी मटेरियल, ठीक है। हेरिडिटरी मटेरियल कहाँ किसके साथ एसोसिएटेड होता है, क्रोमैटिन के साथ। और वो हेरिडिटरी मटेरियल्स को आप लोग क्या बताएं, जीन्स बोलते हो या फिर डीएनए बोलते हो। तो ये सारा कहाँ पे है, क्रोमैटिन में है। और क्रोमैटिन कहाँ पाया गया, न्यूक्लियस में। तो तुम समझ सकते हो कि ये हेरिडेटरी प्रॉपर्टी के कैरियर या फिर उसके ट्रांसपोर्ट का वर्क करेगा, ठीक है। कुछ सेकेंड पॉइंट याद रखना है तुमको, इसमें जो न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियोलस के बारे में बताएं। तो न्यूक्लियोलस का देखो फंक्शन क्या है, न्यूक्लियोलस स्टोर प्रोटीन एंड आरएनए, ठीक है। न्यूक्लियोलस क्या स्टोर करेगा, तो न्यूक्लियोलस स्टोर करेगा प्रोटीन और आरएनए, ये उसके पास स्टोर होता है। तो उसको सिंथेसाइज स्टोरिंग का काम कौन कर रहा है, न्यूक्लियोलस कर रहा है, ठीक है। अब देखो आरएनए जिसको क्या कहते हैं, राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये एक मैसेंजर के फॉर्म में वर्क करता है। तो ये मैसेंजर के फॉर्म में वर्क करेगा, ठीक है। तो इसके ट्रांसक्रिप्शन में जो हेल्प कर रहा है कौन करता है, न्यूक्लियस करता है, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प कौन करेगा, न्यूक्लियस करेगा, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट जो तुमको याद रखना है वो है
हेल्पफुल इन सेल डिवीजन, हेल्पफुल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। देखो ये सेल डिवीजन के समय भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। अगर ये नहीं रहेगा तो फिर सेल का जो डिवीजन होगा, मतलब एक सेल जो अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है, एक सेल, दो सेल, तीन सेल, इस तरह जो अपने आप को रिप्रोड्यूस करेगा वो भी क्या होगा स्टूडेंट्स, नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये सारा फंक्शन हुआ न्यूक्लियस का। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग उस पर स्टडी करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग प्लास्टिड्स, नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स क्या होगा, प्लास्टिड्स। एक सेकेंड, चलो ठीक है, प्लास्टिड। देखो प्लास्टिड्स के बारे में स्टूडेंट्स याद रखना है, प्लास्टिड्स आर present only in प्लांट सेल। देखो प्लास्टिड्स केवल किस में पाया जाता है, प्लांट सेल में पाया जाएगा। दैट मीन्स प्लास्टिड इज अब्सेंट, प्लास्टिड इज अब्सेंट इन एनिमल सेल। ये स्टूडेंट्स एनिमल सेल में नहीं पाया जाएगा, ये केवल किस में पाया जाएगा, प्लांट सेल में पाया जाएगा। ठीक है, अब देखो याद करो, हम लोग एक स्ट्रक्चर पढ़े थे माइटोकॉन्ड्रिया, समझ सकते हो माइटोकॉन्ड्रिया कितना इम्पोर्टेंट है, ये हर क्लास में हम लोगों को याद आ रहा है ना। तो देखो माइटोकॉन्ड्रिया, तो जिस तरह से तुम देखे माइटोकॉन्ड्रिया हैव ऑन डीएनए एंड ऑन राइबोसोम, सेम भी इसको भी याद रखना है। प्लास्टिड हैज ऑन डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए एंड ऑन राइबोसोम, ठीक है। तो देखो क्या होता है, प्लास्टिड के पास अपना डीएनए होता है और अपना राइबोसोम होता है। क्लियर। देखो प्लास्टिड एक्चुअली प्लांट का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। प्लास्टिड प्लांट का देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो प्लास्टिड प्लांट का किस लिए इम्पोर्टेंट पार्ट, तो याद होगा एक चीज़ जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल जो कंटेन होता है वो कहाँ होता है, प्लास्टिड में ही होता है। प्लास्टिड के अंदर ही क्लोरोप्लास्ट होगा और क्लोरोप्लास्ट के ही अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। ठीक है, तो समझ सकते हो जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें इसका सबसे मोस्ट रोल होता है। ठीक है, क्योंकि इसी के अंदर क्या है, क्लोरोफिल होता है। देखो प्लास्टिड के स्ट्रक्चर में जो मेन स्ट्रक्चर है वो तुम्हारा एक होता है ग्रेना। प्लास्टिड के साथ कौन कौन सा पार्ट एसोसिएटेड होता है, तो उसमें से एक याद रखोगे, ग्रेना। एक पार्ट तुम्हारा क्या हो गया, ग्रेना हो गया। ठीक है, देखो इसका जो नेक्स्ट ग्रेना के बाद जो तुम्हारा नेक्स्ट पार्ट आएगा वो इसका होता है, ग्रेना के बाद आ जाओ स्ट्रोमा। चलो ठीक है, ग्रेना के बाद आ जाओ स्ट्रोमा। ठीक, देखो अब इसी के साथ बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स जुड़े होते हैं। जब तुम प्लास्टिड्स के स्ट्रक्चर्स को पढ़ोगे तो वहाँ पे समझ में आएगा ग्रेना क्या है, ग्रेनम क्या है, थैलाकोइड क्या है, लेमिली क्या है। ठीक है, तो इसको जानना है। तो देखो मान लो ये है तुम्हारा प्लांट सेल, सपोज दैट ये प्लांट सेल हो गया, इसके अंदर एक छोटा सा क्या है, प्लास्टिड्स, इसको बाहर निकालो। देखो जब प्लास्टिड्स को बाहर निकाला गया ना तो इस तरह से डिस्क फ्लैटेंड शेप का स्ट्रक्चर दिखाई दिया और इसमें क्या था, जगह जगह पे रिंग लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से बना हुआ था। ठीक है, जब इसको माइक्रोस्कोप से देखा गया और ये मोस्टली क्या थे, एक दूसरे के साथ लगभग सभी जुड़े हुए थे। ठीक है, तो देखो एक एक पॉइंट को ध्यान से देखना है। ठीक है, यहाँ जो तुमको दिखाई दे रहा है ये रिंग का एक सेट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, एक सेट जैसा दिखाई दे रहा है ना। तो इसमें यह भी याद रख लो कि यह भी डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। तो देखो ये जो रिंग के जैसा ऐसा स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है, ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो तुमको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो एक जो रिंग होगा, ठीक है, वो कहलाएगा थाइलाकोइड्स। क्या कहलाएगा, थाइलाकोइड्स।
और इस पूरे रिंग का जो सेट होगा, इस पूरे रिंग का जो सेट होगा, ठीक है, वो कहलाता है ग्रेना। वही क्या कहलाएगा, ग्रेना कहलाता है। क्लियर, ये ग्रेना होता है, ठीक है। अब देखो, हर एक ग्रेना एक दूसरे के साथ क्या होगा, जुड़ा हुआ है, एक दूसरे के साथ अटैच होता है। ये कहीं ना कहीं ये ऊपर भी अटैच होता है और हर एक दूसरे के साथ ये क्या होगा, अटैच होगा, ठीक है। सभी एक दूसरे के साथ जुड़ा रहेगा। जुड़ा इसलिए होगा क्योंकि इसके बीच सब्सटेंस का क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा, इसलिए एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहेगा, ठीक है। अब देखो, इस पूरे का जो बेस होता है, ये पूरा बेस जिसके अंदर ये सारा चीज़ होता है, वो तुम्हारा क्या कहलाता है, स्ट्रोमा कहलाता है। क्लियर हो गया, वो क्या कहलाएगा, स्ट्रोमा कहलाएगा, ठीक। और थैलाक्वाड तो समझ ही गया, जो एक पूरा सेट हुआ वो थैलाक्वाड्स कहलाता है, ठीक। तो देखो यहाँ पर जो दो मेन ऑर्गेन आया, ग्रेना और स्ट्रोमा, तो यही दोनों जो होता है फोटोसिंथेसिस का मेन प्लेस होता है। ग्रेना एंड स्ट्रोमा इज द मेन प्लेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो देखो फोटोसिंथेसिस, इसी में क्या है, क्लोरोफिल है। तो देखो ये जो ग्रेना है, ये पूरा सेट है, ये हुआ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। इसके अंदर क्या है, क्लोरोफिल, इसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट है, ठीक है, ये याद रखना है। तो क्लोरोफिल पिगमेंट लाइट को क्या करता है, कैप्चर करता है। तो ग्रेना में लाइट आता है, तो याद रखना है कि ग्रेना में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का लाइट रिएक्शन होता है। क्लियर, लाइट रिएक्शन होता है, ठीक है, इस बात को याद रखना है। और इसका स्ट्रक्चर तो याद ही हुआ, ये फ्लैटेंड होता है, ठीक। अब देखो स्ट्रोमा में जो होता है, ये क्या है, ये तो मैट्रिक्स है, जिसको मैट्रिक्स कहते हो, मतलब फ्लडी मटेरियल है, ठीक है। बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स, केमिकल्स, बायोकेमिकल्स, सारा चीज़ इसके अंदर एसोसिएटेड होता है, इसमें पाया जाता है। तो यहाँ पर भी फोटोसिंथेसिस का ही रिएक्शन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डार्क रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ये प्लास्टिड का स्ट्रक्चर हुआ। अब आपको याद रखना है फंक्शन, कि प्लास्टिड का फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो TiON, देखो याद रखना है। सबसे पहले तो ये याद रखो, जो प्लास्टिक का फंक्शन है वो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा। किस में हेल्प करेगा, फोटोसिंथेसिस, मतलब प्लास्टिक कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। सोलर एनर्जी को यह किस फॉर्म में चेंज कर देगा, केमिकल एनर्जी में स्टूडेंट्स यह उसको चेंज कर देगा, ठीक है। तो ये इसका फंक्शन होता है, मतलब यह फूड के मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करता है। इट इज़ हेल्पफुल इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड, ये हो गया। सेकेंड फंक्शन तुमको याद रखना है कि देखो जैसे कि प्लांट का कलर ग्रीन होता है, ठीक है। तो प्लांट का जो कलर ग्रीन हुआ वह किसके कारण होता है, ड्यू टू प्लास्टिड्स, क्योंकि प्लास्टिड ही जो है, प्लास्टिड ही प्लांट को कलर प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि प्लास्टिड में ही क्या है, क्लोरोफिल है, ठीक है। तो ये करता है। सेकेंड, थर्ड जो इसका फंक्शन है वो क्या है, फूड स्टोरिंग, ठीक है। ये फूड स्टोरिंग का काम करेगा, फूड को ये क्या करता है, स्टोर करता है, ठीक है। देखो अब आगे जान लेना है तुमको इसका टाइप्स, ठीक है, ये कितने टाइप्स का होता है, ठीक। तो देखो टाइप्स में याद रखोगे, प्लास्टिड इज फाउंड इन 3 फॉर्म या 3 टाइप्स। प्लास्टिक जो होता है वो 3 फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट का नाम याद रखना है, जिसको हम लोग कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। फर्स्ट को क्या बोलोगे, क्रोमोप्लास्ट। सेकेंड टाइप का जो प्लास्टिक है उसको बोल सकते हो क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और थर्ड टाइप का जो प्लास्टिड है थर्ड, वो कहलाता है ल्यूकोप्लास्ट, ठीक। याद रखना है प्लास्टिड्स कितने तरह का हुआ, 3 टाइप्स,
क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, देखो ये क्रोमोप्लास्ट जो होता है ये कलर्ड प्लास्टिक, कैसा प्लास्टिड है, कलर्ड प्लास्टिड्स। ठीक है, एक्सेप्ट ग्रीन कलर। ठीक है, इसमें जो है केवल ग्रीन कलर नहीं पाया जाएगा। ठीक है, बाकी इसमें सारा का सारा कलर पाया जाएगा। और इसका फंक्शन होता है प्लांट का कोई भी पार्ट हो, जैसे फ्लावर हो या फिर फ्रूट्स हो, तो उसको यह कलर करने का काम देगा, उसको यह कलर प्रोवाइड करेगा। जैसे फ्लावर का कोई कलर है, फ्रूट्स का कोई कलर है, तो वो क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है। और ये फिर अलग अलग कलर के लिए इसमें अलग अलग फ्लावर में, अलग अलग प्लांट में अलग तरह का पिगमेंट पाया जाता है। ठीक है, देखो नेक्स्ट है तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल होता है, तो ये देता है ग्रीन कलर। क्या देगा, ग्रीन कलर देगा। ठीक है, और इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन हो गया वो क्या हो गया, फूड मैन्युफैक्चरिंग। ये फूड बनाने का काम यही करेगा, कोई भी प्लांट हो सभी में यह फूड बनाएगा, मतलब फोटोसिंथेसिस में ये हेल्पफुल होगा। ये नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। ठीक है, देखो ल्यूकोप्लास्ट का स्पेशलिटी क्या है कि ल्यूकोप्लास्ट जो होता है ना वो कलरलेस होता है। ल्यूकोप्लास्ट क्या होगा, कलरलेस। ठीक है, मतलब इसमें किसी भी तरह का कोई भी कलर नहीं पाया जाता है। लेकिन देखो फिर भी याद रखना है कि अगर कलर नहीं पाया जाता है तो ये फाइनली फाउंड कहाँ होगा, मतलब ये पाया कहाँ जाएगा, ये इम्पोर्टेंट बात रखता है। तो देखो यह जो तुम्हारा ल्यूकोप्लास्ट है वो मोस्टली जो होता है वो प्लांट के रूट में पाया जाएगा। ठीक है, ये मोस्टली प्लांट के रूट में होता है और फूड स्टोर करने का काम यह करेगा। जितने भी तरह का मान लो फूड स्टोरिंग होगा, किसी भी तरह का फूड जो स्टोर हो रहा है, ठीक है, तो फूड को स्टोर करने का काम यही करता है। ठीक है, रूट में अगर ये नहीं होगा तो रूट में फिर जो है फूड का स्टोरिंग क्या होता है, मुश्किल हो जाएगा, नहीं हो पाता है। ठीक है, तो देखो ये 2 पॉइंट को याद रखना है और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका जो बचा हुआ रेस्ट पार्ट होगा उस पर हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। ओके।